आज टॉपिक शुरू करे छी भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद सबसे पहले जाने छे कि राष्ट्रवाद की होय छे। राष्ट्रवाद के शाब्दिक अर्थ होय छे राष्ट्रीय चेतना का विकास। दोसर अर्थ में हम कह सके छे राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। और या एकरे अलग अर्थ ला सके छे राष्ट्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना। जब हम स्वयं से ऊपर उठकर राष्ट्र को रखते हैं, आपसी, जातीय, नस्लीय, क्षेत्रीय, भाषाई, है ना, गोरा काला, इन सभी भेदभावों को दूर रखकर जब हम राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखते हैं, तब जाकर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा लेती है। वैसे तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद मानी जाती है, लेकिन यह और तेजी से आगे बढ़ेगा जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होगा। और जैसे ही गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी जिसको गांधीयन एरा कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। और ये सब शुरू कैसे होगा, कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेवार हैं, इन सब बातों को हम आज की क्लास में जानेंगे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ हमने समझा अभी कि राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्र को खुद से ऊपर रखने की जो कोशिश होती है वो हमें राष्ट्रवाद की तरफ ले जाता है। राष्ट्रवाद एक दिन की भावना नहीं है कि आज अगर हम राष्ट्र के प्रति स्नेह नहीं रखते हैं तो कल हम राष्ट्रवादी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यह हमारी सोच, समझ और जीने के तरीके से आता है। हम किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, हमें किन किन बातों को सिखाया गया है कि राष्ट्र का महत्व क्या है। आज भारत की स्थिति देख लो कि लोग जाति, धर्म, भाषाई, इन आधारों पर बटे पड़े। जातियां कई उपजातियों में बटी हुई है, भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है तो भाषा की सर्वोच्चता पहले आ जाती है। किसी राज्य के हैं, किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो वहां भाषाई आधार पर विभेद देखने को मिलता है। जैसे हम लोग भारतीय तो हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बटे पड़े। कहा जाता है अनेकता में एकता का भाव रखती है भारत। लेकिन हाल के वर्षों में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें यह भावना कम नजर आती है। शायद हम लोग तभी जागृत होते हैं जब कहीं आतंकवादी घटनाएं घट रही होती हैं, उसके बाद जागृत होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा लेती है। लेकिन तब तक हम लोग सोए पड़े रहते हैं। क्यों सोए पड़े रहते हैं? क्योंकि उससे पहले हम लोग जाति में बंधे होते हैं। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य।
उससे पहले देश की फिक्र हमें नहीं होती है। कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, इससे पहले हम देश के बारे में सोचते ही नहीं। हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम दक्षिण भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, बटे पड़े हैं। हम तमिल बोलने वाले हैं, हम हिंदी भाषी बेल्ट के हैं, हम कन्नड़ बोलने वाले हैं, हम गुजराती बोलने वाले, बटे पड़े। सेना को भी हमने नहीं छोड़ा है। गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इन नामों से हमने उन्हें भी बांट दिया, जबकि हमारे देश की अखंडता इस राष्ट्रवाद शब्द से आती है। हम अगर इन सब से पहले अपने देश के बारे में सोचने लगे तो हम राष्ट्रवादी। आज के नेता भी यही करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। उनको अपना काम नहीं करना होता है तो वो विभिन्न मुद्दों को जनता के सामने पेश कर देते हैं। और हम लोग इस युग में जी रहे हैं जब आधी हिंदी आधी अंग्रेजी चल रही है। ना तो हम हिंदी ठीक से जान पा रहे हैं, ना इंग्लिश ठीक से जान पा रहे हैं, ना मैथिली की तो बात ही छोड़ दो। मिथिलांचल के हैं, मैथिली की बात ही छोड़ दो। तो ना हमें अपने भाषा पर कमांड और कंट्रोल है, और ना हम ये समझ पाते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इतिहास पढ़ने का अपना एक अलग महत्व होता है, याद रखना। इतिहास पढ़ रहे हो तो जो अतीत में हुई घटनाएं हैं उनसे हमें सीखनी है। अंग्रेज हमें जो दर्द देकर गए हैं उस दर्द से हमें उबर जाना है, लेकिन हम अभी तक नहीं उबरे। नेता उन्हीं पुराने ढर्रों पर आज भी देश को चला रहे हैं, देश को बांटने में लगे हुए हैं। और ये एक पार्टी की कहानी नहीं है, हर पार्टी की कहानी है। शायद शिक्षित लोग भी इन्हीं आडंबरों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस दर्द को झेल रहे होते हैं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी। अब बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई कब थी। भारत में राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद हुई थी, या 1857 ईस्वी की क्रांति से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। ये दौर कब की है? तो ये 19वीं शताब्दी चल रहा है। 19वीं शताब्दी चल रही है। और 19वीं शताब्दी का कौन सा हिस्सा है? तो ये उत्तरार्ध है। एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। 1850 से पहले की जो स्थिति है, 1800 से 1850 तक की का जो समय होगा वो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाएगा, और 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने
भारत में अपना शासन लागू, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में क्रॉन शासन की शुरुआत होती है। क्रॉन शासन, या इसको महारानी का शासन भी कहते हैं, की शुरुआत हुई। यानी भारतीय अधिसत्ता को, या भारत में जो सत्ता चल रही थी उसको ब्रिटेन की महारानी ने अपने कब्जे में कर लिया। और जब कब्जे में कर लिया तो अब भारत पर महारानी जो नियम, यानी ब्रिटेन की संसद जो नियम कानून बनाकर भेजेगी वो भारत पर अब लागू होगा। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी होंगी जो भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उपनिवेशवाद। सबसे मुख्य कारण यही है, उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद है क्या? तो जब कोई बाहरी देश किसी अन्य देश पर सैनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो यह उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी उस देश के संपूर्ण क्रियाकलाप पर अगर किसी देश का क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, कमांड हो जाए, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। दुनिया के जो दूसरे देश होंगे वो किसी अन्य देश पर, या जहां की आर्थिक संपदा, या जो देश आर्थिक संपदा से परिपूर्ण होंगे उन देशों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और कब्जा करने के बाद उस पर सैन्य दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से चाहेंगे कि हमारा प्रभुत्व यहाँ स्थापित हो जाए, हम जो चाहे यहाँ अपने नियम के अनुसार, अपने कानून के अनुसार हम कर सके। उपनिवेशवाद सबसे प्रमुख कारण है, और ब्रिटेन ने तो लगभग दुनिया के सभी देशों को अपना उपनिवेश बना के रखा था। ये कैसे चाहते कि हम भारत को स्वतंत्र कर दे। उपनिवेशवाद सबसे बड़ा कारण था, और उपनिवेशवाद भारत के लिए एक बीमारी की तरह था। अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारत, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको हम छोड़ दें, उसको हम स्वतंत्र कर दें। उपनिवेश बनने के बाद भारत को इतना लूटा गया, इतना लूटा गया कि भारत सोने की चिड़िया नहीं रही। और भी कई रीजन थे। दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण। सब इसी की जड़ें हैं, उपनिवेशवाद की ही जड़ें हैं।
आर्थिक कारण, भारत का व्यापार हड़प्पा काल से ही समृद्ध रहा था और भारत सूती वस्त्र व्यापार में बहुत आगे था। कपास का उत्पादन भारत में होता था, भारत और चीन में। तो अंग्रेज कच्चे सामान यहां से शुरुआत में नहीं ले जाते थे। भारत बाद में कच्चे सामान का निर्यातक बना। शुरू में वह सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र ये बना करके उसका व्यापार करता था। लेकिन जब उपनिवेश स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने भारत पर, तो भारत के लोगों ने या भारत में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, तो यहाँ के जो सूती वस्त्र उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया गया, वो ठप कर दिया गया और सारे कच्चे सामान वो इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड ले जाकर या ब्रिटेन ले जाकर वहां की फैक्ट्रियों में सामानों का निर्माण करते थे और उन सामानों को फिर भारत आयात करते थे। और जब भारत आयात करते थे तो इसके लिए उन्होंने भारत से आयात शुल्क हटा लिया सन 1882 ईस्वी में। 82 ईस्वी में सूती वस्त्र से आयात शुल्क हटा लिया गया। हटा लिया गया। किसने हटाया? तो इस समय लॉर्ड लीटन नामक एक अंग्रेज वायसराय थे, उन्होंने 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र से आयात शुल्क हटा लिया। देखो, एक यहाँ आयात और निर्यात में चीजें समझने लायक हैं। आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात जो बाहर से आए और जो हमारे यहां से बनकर जाए। जो आएगा आयात, जो जाएगा निर्यात। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो आने वाले सामान थे, जो आने वाले सामान थे, इन सामानों से आयात शुल्क हटा लिया। जैसे ही आयात शुल्क हटाया, ये सस्ते हो गए। और जो पहले से भारत में भारतीय कपड़े थे वो महंगे हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, लोग सस्ते चीजों की तरफ दौड़ते चले आए और भारत में अंग्रेजी वस्त्रों का प्रभाव बढ़ा। इसके होने से क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी वस्त्रों का या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों का प्रभाव भारतीय बाजारों पर बढ़ा। भारतीय बाजारों पर बढ़ा। ये मेन कारण, सबसे बड़ा कारण उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद के ही ये दूसरे पॉइंट है, आर्थिक कारण।
एक अन्य कारण जो है वो है नस्लीय भेदभाव। जाति, धर्म, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव करते थे ये लोग। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है जब इल्बर्ट बिल आया। कौन सा बिल आया? एडवर्ड बिल आया। कब? 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन महोदय इसको प्रस्तुत किए थे। और इस बिल में क्या था? एल्बर्ट बिल में क्या था कि भारतीयों को अधिकार मिला। किस चीज का अधिकार मिला? अधिकार मिला कि वे यूरोपीय व्यक्तियों को की पैरवी न्यायालय में कर सकते थे या यूरोपियों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते थे। अब यूरोपीय लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ने की आजादी सन 1884 ईस्वी में एल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन महोदय ने भारतीयों को दी कि आप जब कोर्ट केस हो तो उस कोर्ट केस में आप भारतीयों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात का विरोध होना शुरू हो गया। इसका क्या हुआ? विरोध शुरू हुआ। और विरोध कौन करेगा? तो विरोध करेगा कौन? यूरोप के लोगों द्वारा इस बात का विरोध शुरू होगा। और जब विरोध शुरू होगा तब भारतीयों को समझ में आया कि ये यूरोपीय जो व्यक्ति हैं वो भारत को कभी उसका स्थान नहीं देंगे। इस बात का पता चला। और ये भी पता चला कि ये जो भेदभाव है, नस्लीय आधार है भेदभाव की, कि हम गोरे और काले, ये लोग अपने आप को सर्वोच्च समझते थे। जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो अपने आप को सर्वोच्च समझते थे और भारतीयों को कमजोर नस्ल का समझते थे। तो ये भी एक कारण था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि भारत में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और भारतीयों को भारतीय सांस्कृतिक चीजों से, वेदों से दूर करने की कोशिश की। कहा कि ये
वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम लाया सन 1904 ईस्वी में। विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, जिसमें विश्वविद्यालयों के अंतर्गत इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो इनके पहले से चलते आ रहे पाठ्यक्रम हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश की थी। इसी समय एक और घटना घटी। क्या घटना घटी? तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। समाज में एक नए वर्ग का उदय होगा जिसको हम मध्यम वर्ग कहेंगे, और यह वर्ग गांधी जी का भरपूर सपोर्ट करेगा। आगे पढ़ेंगे कैसे सपोर्ट करेगा। अब हम किसी क्रांति की बात करें, यूरोप में हमने राष्ट्रवाद देखा, उससे पहले क्लास 9th में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखा, चाहे फ्रांस की क्रांति पढ़ी हो, सब में देखा कि मध्यम वर्ग अहम रोल पैदा करता है। यह वह वर्ग होता है जिसको शिक्षा का महत्व पता होता है, या इसको हम शिक्षित वर्ग भी कह सकते हैं। ये अमीर और गरीब के बीच की स्थिति है जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। ना तो ये अमीर होते हैं ना ही ये गरीब होते हैं, ये स्वाभिमानी होते हैं। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ और भी कारण रहे हैं, जिसमें एक बड़ा कारण रहा है पश्चिमी यूरोप से संपर्क, या पश्चिमी सभ्यता से संपर्क। अब ये क्या है पश्चिमी सभ्यता से संपर्क? तो लोग जब शिक्षित इस वर्ग का उदय, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, तो इन्होंने साहित्यों को पढ़ना शुरू किया, और इस कड़ी में ये लोग रूसो, दांते, दिदरो आदि विद्वानों के जो लिखे गए साहित्य उनको पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रज्वलित हुई। क्यों प्रज्वलित हुई? क्योंकि इन सभी लेखकों ने राष्ट्र को सबसे ऊपर समझा था, और जब राष्ट्र सबसे ऊपर रहेगा तो ये इनसे इंस्पायर होंगे, इनको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे अंदर भी तो यही भावना है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे ऊपर हमारे राष्ट्र को रखा जाना चाहिए। फिर वो पढ़ा कि इन्होंने कैसे किया, किस प्रकार आंदोलनों की शुरुआत हुई, और अपने अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक नई भावना को जागृत किया। पहले भारत कई प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांतीय विविधता को खत्म करते हुए जब मध्यम वर्ग एकजुट होगा, क्योंकि कहीं भी जाए मध्यम वर्ग की एक ही कहानी है
उसकी आय निश्चित होगी, वो उतना ही कमाएगा जितना उसका परिवार चल सके, उसमें से कुछ बचाएगा ताकि भविष्य में खर्चा कर सके और कुछ वर्तमान पर खर्चा करेगा। तो ये हर मध्यम वर्ग की, हर जगह के मध्यम वर्ग की यही कहानी है। जब ये वर्ग शिक्षित होकर दूसरे सभ्यताओं से जुड़ेगा तब उन्हें पता चलेगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी रिच थी, कितना उनमें ज्ञान भरा हुआ था, और फिर वो वापस लौटेंगे अपने सभ्यता और संस्कृति की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में देखेंगे कि और क्या क्या घटनाएं घटी जिससे राष्ट्रवाद और ज्यादा भड़का।